नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। और बात करें इस ऐप की, तो ये ऐप काम क्या करता है, तो ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करता है। जैसे कि कुछ समय पहले भारत केंद्र सरकार के द्वारा चाइना के 59 ऐप के लिए 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उसमें एक था कैम सेंसर। तो कैम सेंसर से भी क्या होता था, तो कैम सेंसर से भी डॉक्यूमेंट स्कैन किए जाते थे, लेकिन उससे डाटा चोरी का डर था, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो उसी की तर्ज पर ये बनाया गया है एक ऐप जिसका नाम है सेल्फ स्कैन, जिसके लिए लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और पश्चिम बंगाल के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ये वाला जो ऐप है सेल्फ स्कैन, ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का कार्य करेगा और ये एकदम सेफ़ और सिक्योर ऐप है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधा कृष्णन। अगर बात करें कुछ समय पहले बात करें तो कोविड वॉरियर क्लब की भी स्थापना कहाँ की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल में ही की गई है, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल में अगर जिला पूछा जाए तो उसका नाम है मुर्शिदाबाद जिला। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले सामाजिक दूरी को ट्रैक करने के लिए IIT जो खड़गपुर है उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी विकसित किया गया था। और ये IIT खड़गपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। और उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले जो यहाँ पे एक तूफ़ान आया था जिसका नाम था अम्फान तूफ़ान। और अम्फान तूफ़ान का नामकरण किसने किया था, तो थाईलैंड देश ने किया था। तो जब अम्फान तूफ़ान आया था तो उससे पश्चिम बंगाल और तथा उड़ीसा, ये 2 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो वो जो क्षति हुई थी पश्चिम बंगाल में इस तूफ़ान से, तो इस क्षति से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान भी की गई थी। वहीं बात करें तो स्नोहर, पोरोस तथा प्रोचेस्टा योजनाओं की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में की गई है। और कुछ समय पहले मातृ स्मृष्टि योजना की भी शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई है। और चितरंजन लोकोमोटिव जो वर्क्स है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसके द्वारा ऑटोमेटिक चिकित्सा ट्रॉली भी लॉन्च की गई है। वहीं बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो इसमें जो बाघों की संख्या पहले 88 थी, वो 88 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो 96 हो गई है। और पश्चिम बंगाल के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया था और उस ऐप का क्या नाम था, तो एग्जिट। तो उस ऐप का नाम था एग्जिट ऐप। और कुछ समय पहले बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग जारी हुई थी। और इस रैंकिंग में भारत में जो शीर्ष जो संस्थान रही थी वो रही थी IIT खड़गपुर, जो कि वैश्विक स्तर पर इसका जो नंबर था वो था 57वां नंबर। और ये इम्पैक्ट रैंकिंग में ही, मतलब कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो इम्पैक्ट रैंकिंग थी, इसमें भारत में पहले नंबर पर था IIT खड़गपुर, जो कि वैश्विक स्तर पर 57वें नंबर पर था। और बात करें वैश्विक स्तर पर इसमें पहला स्थान किसे दिया गया था, तो न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के लिए। उससे पहले अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है आसनसोल रेलवे स्टेशन। तो आसनसोल जो रेलवे स्टेशन है उस पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को भी लॉन्च किया गया है। और इंडियन पोस्ट द्वारा भारत का पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस भी ये शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये कोलकाता में शुरुआत की गई है। वहीं बात करेंगे तो जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, इसने वित्त वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम शामिल करवाया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं। तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी जो बने हैं, इनका नाम है ड्वेन रॉक जॉनसन, और इनके लिए द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये रेसलर थे, लेकिन अब ये हॉलीवुड मूवी में काम करते हैं। और इनके 189 मिलियन फॉलोवर हैं। और ये इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो अपलोड करने के लिए 7.5 करोड़ रुपए लेते भी हैं। और ड्वेन रॉक जो जॉनसन हैं, इन्होंने जो काइली जेनर हैं अमेरिका की, उनके लिए पीछे छोड़ा है। बात करें कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी कुछ समय पहले ही फोर्ब्स ने सबसे हाई पेड प्लेयर्स की सूची जारी की थी। तो हाई पेड प्लेयर्स मतलब कि सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की थी, जिसमें कि जो शीर्ष पर रहे थे रोजर फेडरर। ये कहाँ के हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। और बात करें फोर्ब्स के ही द्वारा सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की सूची, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन था, तो वो रही थी नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। और एक और हुआ था कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की सूची भी जारी की थी किसने, फोर्ब्स ने। तो इसमें शीर्ष पर कौन था, तो उसमें सेलिब्रिटी के रूप में थी काइली जेनर थी। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में कौन शीर्ष पर है, तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, तो इसी के द्वारा ये एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020। और इस इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 31वां स्थान, और पहले स्थान पर रहा है इसमें सोमालिया। बात करें तो इस देश की, मतलब इस इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स उस देश में मानवीय संकट और आपदाओं का जोखिम कितना है ये बताता है। तो इसमें भारत रहा है 31वें स्थान पर, और पहले स्थान पर रहा है सोमालिया। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, तो इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। भाई बात करें, एक इंडेक्स और भी जारी हुआ है, तो मैंने यहीं साथ में लिखा है, एक जो जॉन्स लॉन्ग लासेल कंसल्टेंसी फर्म है, जिसके लिए JLL कंसल्टेंसी फर्म बोलते हैं, इसके लिए शॉर्ट में इसकी फुल फॉर्म होती है जॉन्स लॉन्ग लासेल। तो इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 34 में। अगर बात करें पहला स्थान, तो पहला स्थान रहा है यूनाइटेड किंगडम का, मतलब कि UK का, और सेकंड स्थान रहा है USA का। बात करें इस इंडेक्स में 1 से लेकर 10 तक की रैंक प्राप्त करने वाले जो भी देश हैं वो रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा पारदर्शी माना गया है। मतलब कि 1 से लेकर 10 नंबर की रैंक जिस भी देश ने हासिल की है, तो उस देश की रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा पारदर्शी माना गया है। वहीं बात करें तो 11 से लेकर 33 तक की रैंक जिस भी देश ने प्राप्त की है, उस देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सामान्य पारदर्शी माना गया है। और जिस भी देश ने 34 से लेकर 59 रैंक तक हासिल की है, तो उस देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सेमी ट्रांसपेरेंट माना गया है। तो भारत इसे में सेमी ट्रांसपेरेंट के मामले में है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले जो देश बने हैं वो हैं मालदीव और श्रीलंका। तो मालदीव और श्रीलंका ये पहले देश बने हैं जिन्होंने कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पहले खसरा और रूबेला बीमारी को समाप्त कर दिया है। बात करें तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खसरा और रूबेला को जो उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2023 तक। लेकिन अब WHO ने रिपोर्ट जारी की है कि मालदीव तथा श्रीलंका खसरा तथा रूबेला को समाप्त करने वाले पहले देश बन गए हैं दक्षिण पूर्व एशिया के। बात करते हैं मालदीव की। पहले तो मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीपियन रुपया, और प्रेसिडेंट है मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोली। वहीं बात करें श्रीलंका की, तो राजधानी है कोलंबो और दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रूपी। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं इन्हीं के भाई महिंद्रा राजपक्षे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये झारखंड में स्थित है एक संस्थान जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब इसका नाम बदला गया है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इन्हीं की 119वीं जयंती पर झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदला गया है। अब इस संस्थान का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। बात करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो इनके नाम पर कई जगहों के नाम बदले गए हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। एक कोलकाता जो बंदरगाह है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। भाई जो चेनानी नासिर सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस सुरंग का भी नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही नाम पर रख दिया गया है। और भाई बात करें तो इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड भी दिया गया है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। और ये अवार्ड जो दिया गया है वो सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। और ये कौन है, तो ये मुख्यमंत्री हैं असम राज्य के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है,
हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो ये दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल है और ये 5 स्टार होटल है और इस होटल के लिए खोला गया है वियतनाम देश में। और इस होटल का जो नाम है वो है डेल से हनोई गोल्डन लेक होटल। ये पूर्णतः गोल्ड से निर्मित है और इसमें तकरीबन जो लागत आई है वो 160 मिलियन पौंड की इसमें लागत आई है। और बाहर से इसका जो बाहरी जो आवरण बनाया गया है वो उसको आवरण को बनाने में 160 टन सोने का यूज किया गया है। और इसमें जो भी चीज़ है जैसे बर्तन हो गए, प्लेट हो गए या बाथरूम हो गए, तो वो भी पूर्णतः गोल्ड से ही बना हुआ है। तो ये है कहाँ पे खोला गया है, ये गोल्ड प्लेटेड होटल जिसका नाम है डेल से हनोई गोल्डन लेक होटल। ये वियतनाम की राजधानी हनोई में पड़ता है। बात करेंगे वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा यहाँ की डोंग और राष्ट्रपति है यहाँ के NF ट्रोंग। वहीं बात करें वियतनाम से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी कुछ समय पहले मैंने नोट करवाया था कि जो 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता वियतनाम के ही द्वारा की गई थी। वहीं बात करें तो भारत का जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, तो भारत के आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे इंडिया के द्वारा वियतनाम में ही 1100 वर्ष पुराने शिवलिंग को भी खोजा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल भुगतान हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ओला ने डिजिटल भुगतान के लिए ये समझौता किया है फ़ोनपे के साथ मिलकर। तो इससे क्या होगा, अब जो ओला के जो यूजर्स हैं वो फ़ोनपे के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ओला ने जो समझौता किया है वो फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। बात करते हैं ओला की, तो ओला की स्थापना हुई थी 2010 में। मुख्यालय है ओला का बंगलुरु में और संस्थापक और CEO हैं ओला के, इनका नाम है भावेश अग्रवाल। वहीं बात करें अगर फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे की स्थापना हुई थी 2015 में। इसका भी मुख्यालय बंगलुरु में ही है और जो फ़ोनपे है उसके संस्थापक और CEO हैं, इनका नाम है समीर निगम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा निर्मित नेपाल के संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? तो भारत की सहायता से नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय बनाया गया है और इसका जो नाम है वो रखा गया है श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय। ये नेपाल के इलाम जिला में स्थापित किया गया है और ये भारत की सहायता से निर्मित हुआ है। बात करें अगर इस विद्यालय की, तो वो इसे भारत की सहायता द्वारा स्थापित किया गया है और छात्रों को वैदिक और आधुनिक शिक्षा मुहैया प्रदान करने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की गई है। और कहाँ की गई है? तो नेपाल के इलाम जिले, एक इलाम नामक जिला पड़ता है, तो वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं नेपाल की, तो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं नेपाल के, इनका नाम है BD भंडारी, मतलब कि विद्या देवी भंडारी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ड्राफ्ट एक्सपैक्ट कोटा बिल पारित किया है? तो ये ड्राफ्ट एक्सपैक्ट कोटा बिल पारित किया है कुवैत देश ने। बात करें ये जो बिल है वो है क्या, अगर इस बिल के लिए कानूनी मान्यता मिल जाती है तो इस बिल के माध्यम से जो कुवैत में रहने वाले लोग हैं तकरीबन 8 लाख जो भारतीय हैं जो कि कुवैत में रह रहे हैं, तो उनके लिए कुवैत देश छोड़ना पड़ेगा अगर ये बिल के लिए कानूनी रूप से मान्यता मिल जाती है तो। और इस बिल में है क्या, तो इस बिल में जो कुवैत की जनसंख्या है, तो कुवैत की जनसंख्या के 15% से अधिक भारतीय कुवैत में निवास नहीं कर सकते। तो यही है इस बिल में। तो ये अगर इसके लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो जाती है तो लगभग 8 लाख जो भारतीय कुवैत में रह रहे हैं तो उनके लिए कुवैत देश छोड़ना पड़ेगा। बात करते हैं कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा है दिनार और प्राइम मिनिस्टर हैं कुवैत के सबा खालिद अल सबा। और कुवैत में अभी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है CB जॉर्ज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेल प्रशिक्षकों, और ये खेल प्रशिक्षक चाहे भारत के हों या फिर अन्य देश के हों, तो खेल प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि कितनी निर्धारित की है? तो खेल मंत्रालय के द्वारा जो खेलों के प्रशिक्षक होते हैं तो उनकी अब प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की गई है। और ये कितनी अवधि है? तो ये 4 साल तक प्रशिक्षण अवधि इनकी निर्धारित की है। पहले इनकी प्रशिक्षण अवधि निर्धारित नहीं थी, जब चाहे तब इनके लिए अपॉइंटमेंट कर लिया जाता था और जब चाहे उनके लिए हटा दिया जाता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, अब खेल मंत्रालय द्वारा इनकी प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 4 साल निर्धारित की गई है। बात करें अगर खेल मंत्रालय की, तो खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं, इन्होंने अभी नाडा इंडिया ऐप भी लॉन्च किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की असम ने। और ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये असम राज्य में ही स्थित
है। अगर बात करें, अगर ये राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड जब करने की घोषणा की है तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो अब ये जब ये राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा तो इसमें मानव गतिविधियाँ नहीं हो सकेंगी, मतलब कि इसमें कोई भी मानव गतिविधियाँ नहीं होंगी, मतलब कि इसमें ना तो कोई भी घूमने के लिए जा सकता है, ना भी इसमें कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को चरा सकता है। और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या होता है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य में जो पर्यटक लोग होते हैं वो अनुमति लेकर इसमें घूम सकते हैं और अपनी जो मानव जो भी अगर वो शिकार करना चाहते हैं तो वो शिकार भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाएगा तो इसमें ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकेगा। और ये इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की क्यों गई है, तो इस अभ्यारण्य में एक सालेकी नामक एक आरक्षित वन क्षेत्र है, जिसके लिए कुछ समय पहले ही इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया था। और इसी क्षेत्र में एक कोल इंडिया लिमिटेड है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड है। क्या है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का नॉर्थ ईस्ट कोल्ड फील्ड जो है वो तकरीबन पिछले 12-13 सालों से यहाँ से कोयला खनन करता है। और जिसका विरोध जो वहाँ के जो असम राज्य के जो भी पर्यावरणविद हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। और लॉकडाउन के चलते हुए उनका ये विरोध काफ़ी कामयाब भी रहा था। तो उसी के चलते हुए अब जो राष्ट्रीय देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की है। और वो जो कोयला खनन करते थे नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड, तो असम का जो वन विभाग है उसके द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड पर 43.24 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तब ये अब फिलहाल इससे फ़ायदा ये ही होगा कि ये जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाएगा तो इसमें कोई भी मानव प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती है। बात करते हैं असम की, तो राजधानी है दिसपुर में मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। बात करेंगे असम की, तो असम राज्य की सरकार ने कुछ समय पहले एक MSME अध्यादेश भी पारित किया, जिसमें क्या कहा गया कि कोई भी जो भी उद्यमी हैं जो असम में सूक्ष्म तथा लघु उद्योग संबंधी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उनके लिए 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी असम राज्य की सरकार के द्वारा। वहीं बात करें तो दिल्ली के बाद प्लाजा बैंक स्थापना करने की भी घोषणा किसने की है, तो ये असम ने ही की है। प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत भी असम ने की थी, जिसके तहत स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जा रहा है। और उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले ही फंगल पाउडर का निर्माण किया था असम की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बोडोलैंड विश्वविद्यालय। और जो IIT गुवाहाटी है, तो IIT गुवाहाटी के द्वारा ही जो अल्जाइमर रोग होता है, मतलब कि जो मेमोरी लॉस होती है, तो मेमोरी लॉस को रोकने के लिए एक विशेष टेक्निक भी विकसित की गई है। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही पत्रकारों को 50 लाख का बीमा कवच देने की भी घोषणा की थी असम राज्य की सरकार ने, जो लोग कोरोना महामारी के चलते पत्रकारिता कर रहे हैं। और धनवंतरी योजना की भी शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये असम में ही की गई है। और कोरोना वायरस के चलते हुए असम में जो कामाख्या देवी का मंदिर है, तो कामाख्या देवी के मंदिर में एक अम्बुबाची मेला लगता है, लेकिन इसके लिए इस वर्ष कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही राज्य सरकार ने गुवाहाटी के क्षेत्र में प्रज्ञा नामक कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था, तो रेडियो के माध्यम से छात्रों तक शिक्षा को प्रसारित करना। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही इसी जो असम का जो शहर है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी के ही क्षेत्र में जो सीनियर सिटीजन तथा जो भी फीमेल हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बस में यात्रा करने के लिए भीलमल सारथी योजना भी किसने चलाई थी, तो ये असम राज्य की सरकार ने ही चलाई थी। और असम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि असम के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनका नाम है जादव पायेंग। तो असम के जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जादव पायेंग, इनके लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। वहीं इन्हीं के लिए 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था 2020 का, उसका आयोजन भी गुवाहाटी में ही किया गया था, जिसमें कि बेस्ट फिल्म रही थी गली बॉय, बेस्ट एक्टर रहे थे रणवीर सिंह गली बॉय फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही थी आलिया भट्ट, वो भी गली बॉय फिल्म के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे थे, इनका नाम है जोया अख्तर, वो भी गली बॉय फिल्म के लिए रही थी। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि बजट निर्माण प्रक्रिया में जो शीर्ष पर राज्य कौन है, तो वो असम ही है। बात करते हैं, और हाँ एक क्वेश्चन और रह गया कि तीसरे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसका आयोजन ये असम के ही शहर गुवाहाटी में किया गया था, जिसमें कि सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, तो महाराष्ट्र ने जीते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है।
तो ओवरहेड लाइन को सीधी बिजली देने के लिए पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है वो किया है इंडियन रेलवे ने। और ऐसा करने वाला इंडियन रेलवे पूरे और इसके लिए जो इंडियन रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है बीना ज़िला। तो बीना ज़िले में 1.7 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को स्थापित किया है। अब इससे क्या होगा, तो जो बीना में जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है तो उससे जो भी लाइट बनेगी वो सीधे ही रेलवे को दे दी जाएगी। पहले क्या होता था कि पहले ये किसी अन्य पावर ग्रिड को दिया जाता था, तो उस पावर ग्रिड से इन रेलवे की ओवरहेड लाइन के लिए बिजली प्रदान की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है जो कि बीना में स्थापित किया गया है 1.7 मेगावाट का, तो इसी संयंत्र के द्वारा डायरेक्ट बिजली रेलवे के ओवरहेड के लिए दी जाया करेगी, मतलब कि रेलवे के ओवरहेड जो लाइन होती हैं तो उनके लिए प्रदान की जाएगी। बात करते हैं, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश भी बना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए किसका साथ समझौता किया है। तो ये करूर वैश्य बैंक अब अपने कस्टमर को बीमा प्रोडक्ट उत्पाद बीमा प्रदान करने के लिए समझौता किया है वो किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ। तो इन दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से करूर वैश्य बैंक अपने ग्राहकों को बीमा प्रोडक्ट प्रदान किया करेगी। बात करें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। वहीं बजाज आलियांज जो लाइफ इंश्योरेंस है इसका मुख्यालय पुणे में। बात करते हैं करूर वैश्य बैंक ने, चूँकि ये समझौता किया है करूर वैश्य बैंक ने, तो इसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में पड़ता है और अध्यक्ष हैं इसके NS श्रीनाथ। और कुछ समय पहले ही फरवरी या मार्च का क्वेश्चन होगा कि करूर वैश्य बैंक ने इंकसू नाम से एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च भी किया था। इंपॉर्टेंट है ये इंकसू नामक प्रीपेड कार्ड, जो कि किसने लॉन्च किया था, तो ये करूर वैश्य बैंक ने ही लॉन्च किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर का निधन हो गया है। तो ये सुरेश अमोनकर ये गोवा राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। अब इनका कोरोना वायरस के चलते हुए निधन हो गया। ये कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे जिसके कारण अब इनका निधन हो गया है। एक निधन और भी हुआ है, इनका नाम है अल कैमरैन, और ये कौन थे, तो ये टीवी एक्टर थे। हालांकि इनका जन्म बरमूडा में हुआ था, लेकिन बाद में ये यूनाइटेड किंगडम में आ गए थे और वहीं पे ये टीवी एंकरिंग करते थे। और इनका जो निधन हुआ है वो 102 वर्ष की अवस्था में हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जो समझौता किया है वो किया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा, मतलब कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के साथ ये समझौता किया है। और इस समझौते के तहत क्या होगा, तो युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। बात करेंगे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। MD तथा CEO हैं, इनका नाम है मनीष कुमार। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और CEO हैं सत्या नडेला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना जो पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है वो IIT रुड़की ने शुरू किया है। बात करते हैं IIT रुड़की की। तो IIT रुड़की के ही द्वारा अभी कुछ समय पहले ही कीटाणु शोधन एक बॉक्स भी निर्मित किया गया था और इसका नाम क्या दिया गया था, तो यूनिसिविर इसका नाम दिया गया था। तो यूनिसिविर नाम से कीटाणु शोधन बॉक्स को भी विकसित किया है किसने, तो IIT रुड़की ने। वहीं IIT रुड़की के द्वारा कम लागत वाले फेस शील्ड को भी विकसित किया गया था। और IIT रुड़की ने ही प्राणवायु नाम से कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को भी विकसित किया है। और IIT रुड़की के ही द्वारा एक्सरे के प्रयोग से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर को भी विकसित किया गया है। बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, तो पहला क्वेश्चन था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, एक पुस्तक लिखी गई है। इसकी पुस्तक के लेखक पूछे थे, इनका नाम था उर्जित R पटेल। ये कौन है, तो RBI के पूर्व गवर्नर भी हैं। और दूसरा क्वेश्चन था 25 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है एक दिन में, तो इसका आंसर था उत्तर प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन था कोपाल 90 जो ऐप है वो किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर था IIT दिल्ली। चौथा क्वेश्चन था इंतजार आपका नामक अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया है, तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन था
भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो ये बनी है जोया अख्तर, जो कि बड़ौदा से बिलोंग करती हैं। छठा क्वेश्चन था पावर ग्रिड के वित्त निदेशक। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो फाइनेंस डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम है एमताज मुकर्रम। सातवां क्वेश्चन पूछा था कोयला और परमाणु ऊर्जा प्लांट बंद करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है जर्मनी देश ने। आठवां क्वेश्चन था हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य द्वारा चलाई गई पहल का क्या नाम था? तो इसका नाम था सबूजा उड़ीसा। और नौवां क्वेश्चन था वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2021 के लिए शामिल होने वाले भारतीय मूल के 2 कृषि विशेषज्ञ कौन है? तो भारतीय मूल के 2 कृषि विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है प्रोफेसर रतन लाल, जिन्होंने हाल में कुछ समय पहले इनके लिए विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया है। और दूसरे हैं, इनका नाम है डॉक्टर उमा लेले। आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारत के 66 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सेकंड क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2020 ये एक फार्मूला वन रेस है, ये किसने जीती है? तीसरा क्वेश्चन बताना है लोन इन सेकंड सेवा की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? चौथा क्वेश्चन है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? पांचवा क्वेश्चन बताना है नेकरा सम्मान योजना ये बुनकरों के लिए किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? छठा क्वेश्चन बताना है ओफेक्स 16 नामक स्पाई जेट मतलब कि स्पाई सैटेलाइट मतलब कि जासूसी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च की है? सातवां क्वेश्चन बताना है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? आठवां क्वेश्चन बताना है भविष्य नामक सेविंग अकाउंट स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? नौवां क्वेश्चन बताना है महारोजगार पोर्टल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? और 10वां क्वेश्चन बताना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटना है मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर। अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।